भारत अभी 5वीं वर्ल्ड की इकनॉमी है, उससे बढ़ते बढ़ते 4 पे आई है और 247 तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने योजनाएं बनाई हैं, निसंदेह उस वक्त तक हम 30वीं वर्ल्ड इकनॉमी होंगे, इसमें संदेह नहीं है। सोचता था कि भारत की जीडीपी 7%, 7.5% के आसपास होगी। अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई है उससे लगता है करीब 8% इस साल की रहेगी। हर आदमी आज बिजनेस बढ़ा है, वेजेस बढ़े हैं, आदमी की खुशहाली बढ़ी है, वेलनेस बढ़ा है, हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, सरकार ने नए नए डैम्स बनाए हैं। देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और जब हम किसी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहाँ का व्यापार खुशहाल हो, वहाँ का व्यापार तरक्की करे। आज हमारे साथ है राजस्थान व्यापारी जगत के मसीहा कहे जाने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए KL जैन साहब, जिनका व्यक्तिगत कहीं ना कहीं अनुभव इतना बड़ा है कि जब भी कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई योजना बनाती है तो आपकी सलाह के बिना कोई भी योजना पर अमल नहीं किया जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। आपका धन्यवाद। निसंदेह भारत अभी 5वीं वर्ल्ड की इकनॉमी है, उससे बढ़ते बढ़ते 4 पे आई है और 247 तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने योजनाएं बनाई हैं, निसंदेह उस वक्त तक हम 30वीं वर्ल्ड इकनॉमी होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 14 के बाद राजस्थान में, हिंदुस्तान में हुआ है, वो एक अजूबा जैसा है। कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व $650 बिलियन के आसपास होगा। कोई उम्मीद नहीं करता था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा साल दर साल। कोई नहीं सोचता था कि भारत की जीडीपी 7%, 7.5% के आसपास होगी। अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आई है उससे लगता है करीब 8% इस साल की रहेगी। कोई उम्मीद नहीं करता था कि जो हमारे लक्ष्य बजट में निर्धारित होते हैं उसके समकक्ष मार्च के 12 तक हम करीब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर पाएंगे। लोगों ने, हर आदमी आज बिजनेस बढ़ा है, वेजेस बढ़े हैं, आदमी की खुशहाली बढ़ी है, वेलनेस बढ़ा है, हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, सरकार ने नए नए डैम्स बनाए हैं। कृषि प्रधान हमारा देश है, कृषि की उपज में भी हमारा इजाफा है, कृषि के मूल्य में भी इजाफा है। करीब 24 करोड़ लोग गरीब रेखा से ऊपर उठ के आ गए। अब उम्मीद है करीब 18 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। किसानों की डबल आय इनकम हो, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ ऐसे को पनपाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है। जहाँ तक युवकों का प्रश्न है, आज भारत एक गौरव कह सकता है। करीब भारत के लड़के 200 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। स्टार्टअप योजना के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से युवक नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ये सब दृष्टांत इस बात को दर्शाता है कि भारत 1947 तक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिकली वर्ल्ड पावर बन पाए भी। राजस्थान के संदर्भ में मैं कहूँगा, हाँ, अभी सरकार के चुनाव हुए, अभी उसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है, डबल इंजन सरकार है। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन 100 दिनों के अंदर जो जिस द्रुत गति से काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, महिला सुरक्षा का काम हो, टास्क फोर्स बनाए हैं, मिशंस बनाए हैं और कितने ही ऐसे नए नए उद्योगों पर करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में, खास करके अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान निकट भविष्य में
हब बनेगा, ऐसे उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब का आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश है, उससे आज हमारा इंपोर्ट कम हुआ है। बहुत से आइटम्स जो क्रिटिकल आइटम्स हैं, डिफेंस के आइटम्स हैं, वो भारतवर्ष में बनने प्रारंभ हुए हैं, और बल्कि हथियारों का आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गगनयान हो, मंगलयान हो, स्पेस के माध्यम से भी भारत कमाई कर रहा है। बहुत से देश हमारे हरिकोटा से अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो भी एक कमाई का स्रोत है। तो जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आई है, उसमें बच्चों को प्राइमरी लेवल तक अपनी लैंग्वेज जो भी उनकी प्रांत की है उसमें पढ़ सकते हैं। आगे जाके पढ़ने में उनको अल्टरनेट चॉइस है। वो बीकॉम करते करते लड़का लॉ भी कर सकता है, साइंस का लड़का मैथमेटिक्स में भी जा सकता है, फिजिक्स करने वाला लड़का केमिस्ट्री में भी जा सकता है। तो एजुकेशन इस प्रकार बनी है जो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी हो, केवल डिग्री नहीं हो, बल्कि बच्चा जब कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकले तो वो इस काबिल हो कि खुद का काम कर सके या अच्छा मैनेजर बन सके। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यूथ्स के लिए खास करके स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम किया है। हमारे राजस्थान में तो स्किल यूनिवर्सिटी भी है, देश के अंदर भी इसका माहौल बना है। एक सेपरेट मंत्रालय इसके लिए बनाया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये इस बात का द्योतक है कि यूथ जिसकी करीब आज 45 से 50% के आसपास आबादी में उसका हिस्सा है। 98 करोड़ जो वोटर्स हैं जो इस इलेक्शन में जो 8 चरणों में होने वाला है, इसमें करीब करीब औरत और मर्द की भागीदारी करीब करीब बराबर सी है। लेकिन अगर उसमें भी अब प्रतिशत आप देखें, यूथ का प्रतिशत बहुत ज़्यादा, और भविष्य जो हमारा है देश का वो यूथ के हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर साहब अथक परिश्रम करके आज देश का गौरव विदेशों में बढ़ाया है। वो सही कहते हैं कि ना आँख नीची करके मिलो, ना आँख ऊंची करके मिलो, बल्कि आँख से आँख मिला कर मिलो। बराबरी का दर्जा है। आज अंतर्राष्ट्रीय फोरम के अंदर भारत की पूछ है। योग राजस्थान भारत की देन है विश्व को। योग दिवस आज संयुक्त राष्ट्र असेंबली से पास होके आज सारा देश योग दिवस को मनाता है। तो विश्व गुरु जो हमारा भारत था पहले, हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ये सब बातें आर्थिक नीतियों के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ, शिक्षा नीति के साथ साथ, हेल्थ सेक्टर में, आवास सेक्टर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब औरतों को गैस के सिलेंडर देना है, शौचालय बनाए हैं ताकि महिलाएं साथ को छेड़छाड़ नहीं हो, उनको तड़के जाना पड़ता था। आज हर घर में करीब करीब शौचालय है। और ये योजनाएं, अपना आवास है, फसल बीमा योजना है, मैं कितनी बातें गिनाऊँ आपको। ये सब बातें ही भारत को थर्ड इकोनॉमी बनाने में कामयाब होगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार, उन्हीं के ऊपर वोट देकर के सरकार बनी है। एक साधारण आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। साधारण आदमी, गरीब आदमी का दर्द समझ सकता है। ऊंचे महलों में रहने वाला आदमी या बहुत अरसे तक राजाशाही करने वाला आदमी वो गरीब का दर्द नहीं समझता। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में हर तबके के साथ काम करता रहा है, ऐसे भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो बराबर अपने सहयोगियों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ निरंतर राजस्थान को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। राजस्थान चैम्बर का हमेशा सरकार के साथ में मित्रता का व्यवहार रहा है। हम उद्वेलित न होकर आपस में बैठ कर के बातचीत में विश्वास करते हैं। हर पॉलिसी जो बनती है नहीं उसमें पूछा जाता है, चाहे टैक्स की नीति हो, चाहे इंडस्ट्री की नीति हो, चाहे निर्यात की नीति हो, चाहे आयात की नीति हो, हर मामले में राजस्थान चैम्बर, अन्य जो और संस्थाएं हैं, उन सब से विचार विमर्श किया जाता है। और उसके बाद औद्योगिक विकास के क्षेत्र में खास करके हम उसी से संबंधित हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो खनिज से संबंधित हो, चाहे हस्तशिल्प से संबंधित हो, चाहे हाथ करघा से संबंधित हो,
चाहे टूरिज्म से संबंधित हो, सब में सलाहकार समितियां बनी हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व है, आपस में काफ़ी विचार विमर्श होता है और उसका निष्कर्ष करके मुझे लगता है राजस्थान की इकनॉमी भी करीब करीब भारत सरकार की इकनॉमी के बराबर 7-8% के आसपास निरंतर रहेगी, जो स्टेट जीडीपी जिसे हम कहते हैं। ये सही है कि पिछली सरकार ने राजस्थान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के गई है, करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। वो तो जो राजस्व की आती है उसमें तो ब्याज और पेंशन और तनख्वाह में निकल जाता है, लेकिन ये सरकार सजग है बगैर कटौती करे हुए उन व्यवस्थाओं की जो पूर्व सरकार ने समाज के लिए, गरीबों के लिए की है, उसमें किसी में कटौती नहीं की है। निस्संदेह पहले रसोई वो न अपने नेताओं के नाम पे करते थे, ये जनता रसोई के हिसाब से करते हैं। ये जो राजस्थान में अभी आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के भी मामले में एक एसओजी बनाई है। इसी प्रकार महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं हो इसके लिए टास्क फोर्स बनाई है। तो हमारा मानना है कि सरकार, ये जो सरकार अभी चल रही है राजस्थान की, ये राजस्थान की सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल में राजस्थान भी न केवल सूर्य ऊर्जा में अपना स्थान नंबर 1 पर रखेगा, बल्कि जो दिल्ली बम्बई कॉरिडोर जा रहा है, साथ के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है, उससे राजस्थान में आर्थिक वृद्धि काफ़ी होगी। अभी राजस्थान में बहुत कुछ काम बाकी है। अभी भी जो रिसोर्सेज राजस्थान प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसलमेर में करीब भी 3 लाख बैरल क्रूड ऑयल निकलता है, लेकिन संभावना है कि बढ़कर के 5-6 लाख गैलन रोजाना निकल सके, ऐसी संभावना है। जैसलमेर जो रेगिस्तान था, निकट भविष्य के अंदर पेट्रोकेमिकल्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वहाँ गैस निकली है, गैस आधारित, तो धीरे धीरे थर्मल पावर के ऊपर जो बेस है वो कम होता जाएगा और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी कह सकते हैं, ऊर्जा सूर्य की एनर्जी कह सकते हैं, बायोमास कह सकते हैं, इस सब का मिला जुला असर ये होगा कि बिजली सस्ती होगी। और जो प्राइम साहब ने सही कहा है कि जब सोलर ऊर्जा रूफटॉप करीब के हर छत पे होंगे तो करीब 300 यूनिट बिजली स्वतः ही हर घर को मुफ्त में मिलने लगेगी, ऐसा उनका अनुमान है। वो अनुमान गलत नहीं है। निश्चित तौर पर जब आप सूर्य की ऊर्जा, हमने चैम्बर में ही अभी जो 12 मेगावाट का लगाया है सोलर प्लांट, उससे हमारे यहाँ ही बिजली का बिल कम हुआ है। तो प्राइवेट संस्था हो, कॉमर्शियल संस्था हो, इंडस्ट्री भी आगे दौर ऐसा आएगा कि इंडस्ट्री के ऊपर भी सौर ऊर्जा के, छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के प्लांट लगेंगे, जिससे लागत कम हो और हम प्रतिद्वंद्विता में न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिटिवनेस हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। आपने सही मेरे से प्रश्न किया था कि क्या संभावनाएं हैं, और हमारा जो सदस्यों के साथ विचार विमर्श होता रहता है। हर महीने करीब हमारी मीटिंग होती है, उसमें हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करते रहते हैं। सबका विचार ये है कि निस्संदेह भारत ने जो तरक्की की दौड़ में लगा हुआ है, वो दौड़ निश्चित तौर पे हमको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाएगी और 3rd इकोनॉमिक पावर हम बन पाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार, जिन भी व्यापारी प्रतिनिधि से मिल रहा हूँ बड़े खुश हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, लेकिन एमएसएमई जो है ना, जो लघु इकाइयाँ हैं, उनकी तरफ से एक परेशानी आ रही कि अभी जो 43B जो लगाया है, तो कई पेमेंट्स को लेकर उनकी परेशानी है। खासकर जो कपड़ा इंडस्ट्री है उसमें 6 महीने से साल भर तक की उधार चलती है, और 3 महीने वाला जो प्रारूप है उन्हें कहीं ना कहीं खल रहा है। इस विषय पर ये निश्चित तौर पर बहुत एक ड्रैगन जैसे कहना चाहिए, डैक्राइन, डराने वाला ही नहीं बल्कि नुकसान देने वाला कानून में संशोधन किया है। इससे न केवल एमएसएमई परेशान है, एमएसएमई से जो माल खरीदती थी वो भी परेशान है। ये जल्दी ही इसका निदान निकलेगा, ऐसी संभावना है। इसकी चर्चा बहुत कुछ हो चुकी है, हर जगह हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन भी गए हैं,
और अब तो चूंकि आचार संहिता लग गई, लेकिन जो दूसरा आने वाला बजट, जो पूरा बजट पेश होगा, मैं मानना है कि इस डरावने कानून को निश्चित तौर पर सरकार वापस लेगी। इससे तो अच्छा यह है कि जो स्मॉल MSME एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें फैसिलिटेशन कमेटी का एक प्रावधान है। उस फैसिलिटेशन कमेटी को समन के पावर और नॉन जुडिशियल पावर देकर उसके अवार्ड को डिग्री मान लिया जाए। अगर वो यूज कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इस 43B की आवश्यकता नहीं रहेगी। और निश्चित तौर पर जहाँ उधारी का बाजार का मामला है और फ्री ट्रेड है, अभी फ्री ट्रेड के अंदर ग्राहक के ऊपर, ग्राहक और बेचने वाले के बीच में आपस में क्या सौदा होता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उस परिस्थिति को कानून की परिधि में बांधना संभव नहीं है। न केवल कपड़ा बाजार, किराना बाजार, कोई भी समझ लीजिए, आज अमेजोन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, आज के अंदर भी कि बहुत कुछ ज़्यादा बिजनेस होता है। आज भी दुकानदारों से जाके आदमी माल खरीदता है, मॉल में जाके आदमी खरीदारी करता है, इवन मॉल के अंदर उधार देते हैं। अभी मेरे को याद नहीं है कि मैं कहीं गया हूँ किसी स्टोर में कपड़ा खरीदने गया हूँ तो मैंने कोई तत्काल पेमेंट किया। वो बिल आता है, बिल तो कभी 3 महीने में भी चुक जाता है, कभी 6 महीने में भी चुक जाता है। तो उसको इस तरह से बांधेंगे तो इससे व्यापार का घाटा होगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, सरकार को GST में नुकसान लगेगा, सरकार को इनकम टैक्स में नुकसान लगेगा। और आप ये पाबंद करना चाहें MSME को, तो MSME तो खुद दुखी है इससे। आप मेरा भला करना चाहते हो और जो जिससे भला करना चाहते हो उससे मुझे नुकसान हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये एक अपवाद स्वरूप हुआ है। इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन इसे इंटेंशन की जो परिकल्पना उन्होंने की थी कि सब जगह ऐसा 45 दिन में हो जाएगा, सरकार के विभाग ही नहीं देते हैं। अब सरकार के विभाग 50% तो राजस्थान के अंदर खरीदार इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर्स हैं, बिजली विभाग है, पुलिस विभाग है, ये खुद ही 9 महीने तक, 10 साल भर तक पेमेंट नहीं देते हैं। अब ये इनके प्रॉफिट में आप जोड़ भी दोगे, ये तो घाटे में चलते हैं। इनके क्या प्रॉफिट जोड़ दोगे आप, जो स्वयं घाटे में हो? तो ज़्यादातर गवर्नमेंट से परचेजेज होती हैं, भारत सरकार में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, अन्य प्रदेशों में भी होती होगी, और सभी जगह ये हाल है। तो मेरा लगता नहीं है कि ये कानून स्थायी रहेगा, इसे हट जाएगा। इस बार एक व्यापार महासंघ ने बड़ी अच्छी पहल करी कि उनके पास जो होली का चंदा देने गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले भैया ऑनलाइन वालों से लो। तो एक मार्केट में एक विषय उठ रहा है कि जो ऑनलाइन है, आप कह रहे हैं एक बड़ा ड्रैगन ये तैयार हो गया व्यापारियों के लिए कि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को ये ऑनलाइन व्यापार सिस्टम खत्म कर रहा है। तो इस पर संगठनों को काम करने की आवश्यकता, सरकार को काम करने की आवश्यकता है। देखिए, ऐसा है, अभी फ्री इकनॉमी है, हमारे कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ट्रिम और ट्रिप है 2। हम कोई बैरियर, टैक्स का बैरियर नहीं लगा सकते, आवागमन में कोई रुकावट पेश नहीं कर सकते। तो भारत भी कम से कम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है। आप ऑनलाइन बिजनेस को एकदम कोई कानून ला करके बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज भी, मेरा मानना है कि जिस दुकानदार से, जैसे मैं आपको किराना की बात बताता हूँ, फूलचंद गंगाराम एक संस्था है, मैं स्वयं अपने घर की बात करता हूँ, हम उसमें टेलीफोन पे लिखा देते, वो माल घर पे भेज देता, और पैसा 2 महीने में दो, 3 महीने में दो। आज भी दुकानदारों की ये अपना अपना भाग्य है, कोई किसी का भाग्य नहीं ले सकता। आज के दिन भी अमेरिका के अंदर कितना ही डिजिटलाइजेशन हो, लेकिन कैश में बिक्री होती है। कितनी मॉल्स हैं, वहाँ भी ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन मॉल्स में खूब बिक्री होती। लोगों की आदत है, सीधे मॉल में जाएंगे, खरीदेंगे। अब चाहे कितने जोमेटो या कोई आपको खाना ला के इमीडिएटली दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन जो घर से बना हुआ खाना है या जो होटल और रेस्टोरेंट में खाने का आनंद है, टेस्ट है, वैरायटीज़ हैं, वो वैरायटीज़ तो आपको नहीं मिल सकती। और जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस में डब्बा तो आप बाद में खोलो और पेमेंट पहले करो। अब वो माल असली है कि नकली है, फिर वापस करना बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से कोई इससे कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहता कि असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है,
लेकिन कोई इससे कि हमारा दुकान धंधा बंद हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। जिस आदमी को घी वालों के रास्ते में जाके सुगन की कचौरी खानी है, वो तो वहीं जाके कचौरी खाएगा। चाहे ऑनलाइन कितने बिजनेस बनाने वाले जोमेटो आ जाए या और कितने आ जाएं, तो ये तो देखिए एक ये सोचने को तो ठीक है कि बंद कर दे भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार ऐसा कर नहीं सकती जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक विषय यह है कि अभी जो है ये जो कोरोना काल के बाद, कोरोना के समय कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि देश 20 साल पीछे चला जाएगा इकोनॉमी के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छी तरक्की की है उसके बाद से। उनको हमने काफ़ी जो घाव थे, बहुत खासकर व्यापारियों को बहुत गहरे घाव लगे, उनको हुआ। राजस्थान में आपको क्या लगता है व्यापारी कितना कवर कर पाया, और किस किस चीज़ों को आपको लगता है उन जो व्यापारी उस समय जो बिल्कुल सिमट गया, जो खत्म हो गया व्यापारी, सरकार की तरफ से उनको और क्या क्या हेल्प होनी चाहिए? ऐसा है कि व्यापारी अपने कर्मों से एक तो ख़त्म हुआ हो, एक बाजार की सरकार की कोई नीतियों की वजह से ख़त्म हुआ हो, या बिजनेस में लाभ भी होता है, हानि भी होती है। अब एक मसला है, व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने भी बनाया है और राज्य की सरकार में भी है। अब वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्य में ये कितना कहाँ तक ये संभव है कि ऐसी हालत के अंदर वो व्यापारियों की आर्थिक मदद कर पाए, मुझे उसमें संशय लगता है। जहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हम टैक्स देते हैं, जो टैक्स का कुछ प्रतिशत हमको बुढ़ापे में से अब सीनियर सिटीजन हो जाएं तो उसमें से हमको कुछ मिलना चाहिए पेंशन। लेकिन ये पैटर्न अगर आप देखें तो ये पैटर्न अमेरिका में, यूरोप के अंदर है, लेकिन उसके लिए सोशल सिक्योरिटी है। उसके लिए हर आदमी को एक पर्टिकुलर सालों तक अपनी आमदनी में से कुछ परसेंटेज सोशल सिक्योरिटी का वहाँ के काउंटी को या वहाँ के प्रदेश की जो भी व्यवस्था है, शासन है, उसको देना पड़ता है। और उसके बाद जब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है या तकलीफ में आ जाता है या अनएम्प्लॉयमेंट में हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता। लेकिन ऐसी अभी भारत सरकार के अंदर इस तरह की कोई योजना है नहीं। अब वो योजना नहीं होने की वजह से सरकारें कितना कुछ वजीफा दे पाती है। जैसे अब किसान के मामले में तो किसान को जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है उसमें हर तीसरे महीने उसको करीब 2,000 रुपये मिलते हैं। वो तब 6,000 की जगह 12,000, 8,000 की जगह 12,000 करने की बात है। राज्य सरकार ने कुछ बढ़ाया। इसी प्रकार का कोई रास्ता कि जो हम बराबर के पर्टिकुलर साल तक बराबर सरकार के साथ में रहे हैं। पुराने राजाओं के ज़माने में अंदर तो जो राजाओं का लगान वसूल करके देता था उसको पदवी दे देते थे, लंबरदार कुछ ना कुछ दे देते थे। अब तो यहाँ हम सरकार के लिए उगा करके देते हैं, बल्कि कभी कभी कुछ देरी हो जाती है तो दंड भी भिगोते हैं। अब हमको कुछ मेहनताना मिलता नहीं, तो उस मेहनताने के एवज में कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस वक्त कुछ हमारी मदद, आर्थिक मदद उसकी हो तो वो सरकार को सोचना चाहिए इस दिशा में। बिल्कुल, कर्ज किसानों को तो कर्ज माफ़ी भी दे रही है, बल्कि व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक इस पे एक मेरा जो ना सेकंड लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था आपसे इस विषय को लेके, एक 138 को लेके जो है ना कई व्यापारी में रोष है कि उसमें जो ना उसको डायरेक्टली एनआई मतलब जो क्रिमिनल लॉ से जोड़ दिया। व्यापारियों के आपस में कई बार हो जाता है, चेक हो जाता है, लेकिन जो ना व्यापारी तो इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पा रहे। गैर जो सरकारी संस्थान है खासकर वो आप जो ना 138 का लगा के कहीं ना कहीं व्यापारियों को जेल भिजवाने काम करते हैं। तो व्यापारियों की मांग कई बार आई है कि इसको 138 में जो क्रिमिनल जो कानून है उसको हटा के इसको सिविल में डाल दिया जाए, क्योंकि व्यापारियों की आपसी लड़ाई तो सुलझ जाती है। जो खासकर बैंकिंग है, एनबीएफसी वगैरह, वो इसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये मामला है जी। इसमें 138 में प्रावधान है, क्योंकि मेरे बैलेंस तो है नहीं जी। और मैंने चेक आपको दे दिया जी सर, इस नियत से कि मेरे पास बैलेंस ही नहीं है तो क्या होगा। तो ऐसे अगर केसेस होते हैं तो उनको रोकने के लिए कोई न कोई तो प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर ये सिविल में चला गया तो ये झगड़े होते रहेंगे, मेरा पैसा वसूल कभी होगा नहीं। चेक अनादर होने के उसमें भी टाइम लगता है। कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं या क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई इमीडिएटली आपको अंदर कर देते हैं। बाकायदा सुनवाई होती है, आपके पक्ष को भी सुना जाता है, उसके पक्ष को भी सुना जाता है। बहुत से ऐसे मसले भी हैं
कि मैंने चेक आपको एडवांस में दे दिया और माल आपने मेरे को भेजा ही नहीं। और नेचुरली ऐसे केस में मैं बैंक को कहूँगा मेरा चेक अगर आए तो उसको रिफ्यूज़ कर देना। तो ऐसा वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसी हुई हैं और किस तरह से चेक का हुआ। तो अब अगर उसको सिविल में अगर हम ले गए तो सिविल में तो आप जानते हैं सालों साल लगते हैं, मामला सलटेंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत दंडात्मक प्रक्रिया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे 1 लाख रुपए का मेरा चेक अनादर हुआ तो एक कोर्ट जो है वो 1 लाख के जगह 2 लाख कर देती है, कारावास में डाल देती है। तो मेरे ख्याल से दंड तो एक ही मिलना चाहिए, या तो मेरे को डबल पेनल्टी आर्थिक लगा दो या मुझे जेल भेज दो जी। तो ये दोनों अगर साथ चलते हैं तो ये ज़्यादा ये मेरे ख्याल से प्रक्रिया ठीक नहीं है। लेकिन अदालतों के मामले में कुछ बोलना वो न्यायोचित नहीं होगा, लेकिन ये विषय है गंभीर, इस पर कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए। जी। अंतिम प्रश्न, आप जो है व्यापारियों के पितामह कहलाते हैं, बहुत बड़ा अनुभव है आपका। मैं युवाओं को जो कहीं ना कहीं व्यापार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, व्यापार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारिक गतिविधियों के लिए? देखिए, मैं तो कोई पितामह में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुझे काफ़ी समय हो गया व्यापार उद्योग में रहते हुए। मैं करीब मेरा कॉलेज ख़त्म करने के बाद में ट्रेनिंग ली, 2 साल तक मैनेजमेंट ट्रेनिंग ली। उसके बाद टेक्सटाइल उद्योग से मैं जुड़ा, उसके बाद सीमेंट उद्योग से जुड़ा, फिर स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। तो करीब करीब अच्छा अनुभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत नहीं, आपके अनुभव की सभी तारीफ करते, मैं जहाँ गया हूँ। इतना जरूर है कि अनुभव साथियों के साथ रोजाना विचार विमर्श करते करते नई नई बात सीखने को मिलती है, और एक सीखने की परंपरा अगर आदमी अपनाता है तो निश्चित तौर पे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज का युवा जोश के अंदर जो कुछ काम करता है, मेरे ख्याल से थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और ठंडे दिमाग से सोचने में आप ही एक उदाहरण दूंगा। आपके पास एक पत्र आता है, आप उसको पढ़ते हैं, तत्काल अगर उसका जवाब देने की आप सोचते हैं तो एक दिमाग बनता है। उस पत्र को रख दीजिए, 5 मिनट बाद फिर पढ़िए तो आपका विचार बदलेंगे। घंटे भर बाद पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल नज़रिया चेंज हो जाएगा और आपका ड्राफ्ट डिफरेंट होगा। उसी तरह से लड़कों का भविष्य, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके भले के लिए, उद्यम लगाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से उसका उन पॉलिसीज़ के बारे में अध्ययन करें, बैंकों से मिलते रहें। बैंकों को हिदायत है कि वो सारी पॉलिसीज़ का डिस्प्ले अपने ब्रांच लेवल के ऊपर करें। उद्योग विभाग की वेबसाइट है, और थोड़ा बहुत ज्ञान, बल्कि ज़्यादा ज्ञान आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेस पे ITs के अंदर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कंप्यूटर का ज्ञान, IT का ज्ञान साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स को, युवाओं को करना चाहिए। तो आगे जो भविष्य है वो डिजिटलाइजेशन का है। और आज अच्छी बात है कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज पोर्टल हर डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, पूरी जानकारी आप एक क्लिक करके पूरे डिपार्टमेंट के बारे में जान सकते हैं, नई नई पॉलिसीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो युवाओं के लिए भारत के एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, और उस मैदान के अंदर दौड़ लगाने की आवश्यकता है। लेकिन दौड़ का मतलब ये नहीं कि अब इतने तेज़ दौड़ने लग जाए घुटनों में दर्द और गिर जाएं। यह है स्लो एंड विंस द रेस। उसको अध्ययन करें, पॉलिसीज़ का अध्ययन करें, उसी अनुरूप काम करें। और ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी धंधा जाने के पहले उसके संबंध में पूरी जानकारी ले और ट्रेनिंग भी ले। आप ट्रेन होके जाएंगे, हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये समावेशी शिक्षा नीति है कि जिसके अंदर आपको राइटिंग का भी काम है, प्रैक्टिकल का भी काम है। ये दोनों का जो मिला जुला जो प्रयोग है, निश्चित तौर पे भारत का नवयुवक, भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और युवकों से यही अपील है कि इस निर्माण के कार्य में द्रुत गति से आप जुड़ जाएं। भविष्य आपका है, मैदान आपका है, खुला बाजार है। जितना आप कमाने की चेष्टा कर सकते हो,
जितना लोगों को खुश रखने की चेष्टा कर सकते हो, जितने एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ये दिमाग बनना चाहिए। सपने भी देखें तो बड़े सपने देखने चाहिए। आज जैन साहब के सागर रूपी ज्ञान में से हमने एक गागर भरने का प्रयास करा। आपने हर विषय पर विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताया। आपने कहा कि युवाओं को जो है जोश से काम तो लेना चाहिए, लेकिन खासकर होश से भी अब काम लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर जाने से पहले, कोई भी व्यापार करने से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसके बारे में एजुकेट होने की आवश्यकता है। देश की और राज्य सरकार की कई पॉलिसियों के बारे में जैन साहब ने हमें बताया। आगे इनसे आगे चर्चा करते रहेंगे। जब जब मौके पर हमें लगेगा कि व्यापारी प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, जैन साहब का सानिध्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।